अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। इस शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने याद किया है। मैं तो मैं तो अभी लताड़ा करवाने लगा था। थकावट की वजह से मैंने प्रोग्राम बनाया कि हल्की सी मालिश और लताड़ा करवा लिया जाए, मगर जब सेक्रेटरी ने बताया कि जुनैद साहब का फ़ोन है, वो ऑनलाइन आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने तेल की शीशी को ठोकर मार दी और मैं आके कैमरे के सामने बैठ गया हूँ। अगर आप लताड़ा करवाना चाहते हैं, गैर मुल्की दौरों से थक गए हैं, तो ये हमारे पास गोगा हाजिर है इस काम के लिए। जी जी मियां साहब, मैं प्रोफेसर हूँ इस काम का। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने ये मोहब्बत में जो मुझे ऑफर की है, मैं सारी ज़िंदगी ये नहीं भूलूंगा। मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि आपने दिल से ये दावत दी है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि गोगा साहब मालिश कम करते हैं और मदारी ज़्यादा करते हैं। ये थोड़ी सी मालिश करके तो ऐसे भी करते हैं, उसके बाद ये ऐसे भी करते हैं और ये भी करते हैं जुनैद साहब। और अब देख लें मियाँ साहब, हमारी ऑफर तो बरकरार है। और ये मैं आपको बता दूं कि गोगा जी को जो नई सड़क बनती है तो पत्थर डालते हैं ना, उसके बाद गोगे को सड़क का लताड़ा करने के लिए लेके जाते हैं लोग हमसे। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, ये तो आपने किसी कमाल बड़े अक्लमंद इंजीनियर वाली बात की है, क्योंकि गोगा जी की जो बनावट है ये सड़क का लताड़ा करने वाली ही है। नहीं, पहले 4 चक्रों में तो सड़क का लताड़ा होता है, 5वें में जाके कबाड़ा होना शुरू हो जाता है। मियाँ साहब मैं भी घुट सकना वा, लेकिन मैं जिन्हों घुटना ना वो जिसम सड़ू सड़ू करने लग पैंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि आप लोग ये दिल से ये मुझे ऑफर कर रहे मियां हैं। साहब चाइनीज माछੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बेटा तुम ही की घुटना है, साग घोटन वाले घोटने वर्गे हाथ ने तेरे, हाथ लावे तो लगता है लकड़ दे हाथ ने तेरे, लकड़ दे। और वैसे भी जुनैद साहब, मैंने एक चाइनीज बालशिया हायर कर लिया हुआ है, वो शक्ल से भी कोटना सा लगता है। बहरहाल मियां साहब, हमने ऑफर आपको ऐसी नहीं की थी। ये जो परसों 2020 का फाइनल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विकेट पे फेरने के लिए हमसे गोगा मांगा जा रहा है। यार वो ऑस्ट्रेलियन विकेटें हैं फैले भाई, गोगा तो शेगू परे की विकेट पे फेरने वाला है। मैं बहरहाल आप लोगों के जज्बात की और आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। आप ये देखें जुनैद साहब, आप ये देखें कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके इस खादम का दौरा कैसा कामयाब जा रहा है। वाह जी। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया से जी पूरी दुनिया से चंदा आ रहा है। ओहो, आप बात समझने की कोशिश करें गौरी साहब। जी जी। ये जो पिछली हुकूमत ने मुल्क के, पाकिस्तान के पूरी दुनिया से ताल्लुकात खराब कर दिए थे, वो आपके इस खादम ने जाके दोबारा बहाल किए हैं और पूरी दुनिया के सरबराहान पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह आप देखिए, ये जो सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उनके बाल बच्चे की अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनके बुजुर्गों की खैर करे। वो तो मेरे साथ आने के लिए तैयार थे। वो कह रहे थे कि शहबाज साहब आप बैठे जनाब, मैं पिछली सीट में बैठ जाता हूँ, आप बैठे। बल्कि मैंने उनका बटुआ भी फूला हुआ देखा है। मुझे लग रहा था कि इस बटुए में यकीनन अरबों डॉलर मौजूद हैं। वो तो साथ आ रहे थे। वो तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप 21 तारीख को, 22 तारीख को किसी दिन फिर आ जाइएगा, क्योंकि जुनैद साहब एकदम घर में मेहमान आ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। जल्दी से चीजें पकड़ के सोफों से उठा के
बेड के नीचे फेंकनी पड़ती है, जल्दी से गुलाब शलाब ठीक करने पड़ते हैं। ਇਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? और वैसे भी मियां साहब वो चाहे थोड़े डॉलर भी दे, वो अरब डॉलर ही होंगे जो अरब देंगे आपको। मैं कह रहा हूँ जुनैद साहब कि क्या अच्छी बात आपने की है। 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी यहाँ हमारे ग्वादर में वो आके कायम कर रहे हैं। सॉरी मियां साहब, मैं बचपन से ये ग्वादर वाली ऑयल रिफाइनरी का सुन रहा हूँ। उस वक्त मैं 5 साल का था तो डॉलर भी शायद ₹2.5 का होगा। बचपन से सुन रहा हूँ थे हुन केड़ा तू चाचा सदीक लगन लग पे। अभी भी तुम बचपन में ही हो, मगर ये जहन में रखो कि अल्लाह के फजल से आज तक शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं था, शहबाज शरीफ अब आ गया वजीर आजम, और शहबाज स्पीड सब जानते हैं। अल्लाह के फजल से ये काम बड़ी अब तेजी से होगा। और एक और मैं आपको ये यहाँ आपको अल्लाह के फजल से एक और ये बात बताना चाहता हूँ कि इस दफा सलमान साहब ने मुझे बाकायदा मेरे हाथ में हाथ रख के कहा कि इस दफा जरूर रिफाइनरी लगेगी। अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा। मैंने तो सुना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने 2 बोतलों में क्रूड ऑयल डाल के ना दस्ती दे दी है मियां साहब को कि आप जाके चेकिंग शुरू करें, रिफाइनरी पर लगने वाली है। इंशाल्लाह जुनैद साहब वो सारे काम होंगे इंशाल्लाह जो इस मुल्क के लिए अच्छे हैं और इस मुल्क के फायदे में हैं। मैं तो जुनैद साहब पूरी दुनिया के हर मुल्क में जाऊंगा इंशाल्लाह। जिस तरह केबल वाला नहीं पहली तारीख को हर घर में जाता, इंशाल्लाह मैं उस तरह हर मुल्क में जाऊंगा इंशाल्लाह। मियां साहब, ये जो आप मुल्कों की बात कर रहे हैं, लगता है डॉलर ने भी आपके साथ जिद लगाई हुई है और कह रहा है ढूंढोगे मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। आप इंशाल्लाह फिक्र ना करें। मैंने जिस मुल्क में जाके ये बात की है कि पाकिस्तान को आपकी मोहब्बत की, आपकी मदद की जरूरत है, तो डॉलर ने खुद कहा है दिल में एक लहर सी उठी है, कोई ताजा हवा चली है बहुत अच्छे। ਵਾਹ ਜੀ क्या सुर लगा रहे हैं मियां साहब। अच्छा मियां साहब, दुनिया तुसी फिरनी एक कित्थों? मिनट ठहरे, वो मेरा रह गया है। अच्छा क्या ये गुलूकारी में मेरे साथ मथा ना लगाए। आपका तो ये पेशा है, मेरा शौक है। और आपको पता है कि शौक जो होता है वो पेशे के ऊपर हावी होता है। मियां साहब, आपकी इस मौसीकी से महंगाई नीचे आ सकती है कि नहीं? क्यों नहीं। देखें गोगा जी, अगर मौसीकी से बारिश हो सकती है, अगर मौसीकी से आग लग सकती है, अगर मौसीकी से ग्लास तोड़ा जा सकता है, तो महंगाई तो कोई चीज ही नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये मौसीकी जो है ये महंगाई खत्म करेगी। और आपको पता है कि आगे हमारे अगली नस्ल में कितने गुलूकार हैं। ये मैं अकेला नहीं हूँ। इंशाल्लाह जब हम सब मिल के गाएंगे तो वो क्या कहता है शायर, वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आप देखिएगा जब हमने मिलके गाना है तो महंगाई थे अपनी जूती चौक के नस पाएगी। अच्छा मियां साहब, ये फरमाएं कि दौरा मिस्र की तकमील के बाद आपने ये ट्वीट की थी कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, लेकिन चंद मिनट बाद ही आपने वो ट्वीट डिलीट कर दी और आप नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए पता नहीं क्या हुआ कि आप लंदन तशरीफ ले गए। खैर है, क्या करने गए लंदन आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जहनों से गलत फहमी निकालना चाहता हूँ। ये जो मैंने अपनी ट्वीट डिलीट की थी उसमें कोई और ऐसी वजह नहीं थी जुनैद साहब। फिर वो उसमें एक स्पेलिंग गलत हो गया था।
वो मुझे मेरे टीचर ने फोन करके डांटा, मैंने फिर पूरी ट्वीट डिलीट कर दी। और उसके बाद मैं लंदन इसलिए रुका हूँ, जुनैद साहब देखें, मैं बेशक वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठा हुआ हूँ, मगर मैं अपने लीडर के बगैर नहीं चल सकता। मैं अल्लाह के फजल से हर बात, हर गाइडेंस मैं अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लेता हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा महसूस किया कि मैं थोड़ा सा ढिला हुआ हूँ, तो मैं फिर इसलिए लंदन चला गया। वहाँ जाके मैंने नवाज शरीफ साहब से चाबी भरवाई, चाबी। क्या मोहब्बत है जी, क्या मोहब्बत। जी हाँ, जी हाँ। भुट्टो मुझे जुनैद साहब हर महीने डेढ़ बाद चाबी भरवाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाना पड़ता है। वो जैसे खिलौना नहीं, चाबी खत्म हो जाए तो ढीला हो जाता, उस तरह फिर मेरी भी वजारत उज़्मा जरा ढीली हो जाती है, तो मुझे वहां से जाके चाबी भरवानी पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मियां साहब। मुझे वो अपने बचपन का खिलौना याद आ गया, गुलहरी थी। वो जब चाबी तेज होती थी वो चलती थी पटक 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 पटक। यही जुनैद साहब, ये आखिरी 2 पटाख से पहले ही मैं लंदन चला जाता हूँ। मैं कभी सेकंड लास्ट और लास्ट पटाख नहीं होने देता। ये आखिरी पिटाक खतरनाक होता है जी। हाँ, ये माशाल्लाह आप तो सारे दानिश्वर हैं, और जिस तरह की दानिश आप पेश कर रहे हैं पटक पटक वाली, आपकी माशाल्लाह दानिश में बाकायदा पटक है। इसलिए मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। मियां साहब, आपका ये चाबी भरवाना हमें 50-60 लाख रुपए में पड़ता है, आप मियां नवाज शरीफ साहब को इधर क्यों नहीं बुलवा लेते? देखे मैं जब भी अपना कोई पर्सनल दौरा करता हूँ तो अपनी जेब से करता हूँ। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आप देखें कि वो जब भी इंशाल्लाह डॉक्टर की उनको इजाजत मिलेगी वो फौरी तौर पे यहाँ आएंगे। ये सारा कसूर डॉक्टर का है। ये आप लोगों को, मीडिया वालों को, हमें बातें करने की बजाय उस डॉक्टर का पीछा करना चाहिए जो इजाजत नहीं दे रहा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। औसतन एक बंदा जो है वो 126 किलो आटा या रोटी खा जाता है। अच्छा भाईजान, मैंने आज गोगे के साथ कुछ दिल की बातें करनी है, इसलिए अगले 5-7 मिनट तक अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप लोग जा सकते आओ जी, चलिए। क्योंकि मैंने 1-on-1 गोगे के साथ कोई बहुत ही अगर तुम ये कहते ना कि मैंने गोगे के साथ दिल कलेजी की बातें करनी है तो वो तो हम मान लेते, सिर्फ दिल की बातें तो उसके साथ हो ही नहीं सकती। अजीज दिल के लिए जी पोटा भी डालने साथ चले। हाँ जी, वो तो जो मर्जी डाल ले, वो खा पावे उत्ते मिट्टी पा दे। यार आप लोगों को गोगे का नाम जहन में आते ही खाना क्यों आता है यार? वो एक उसके अंदर बकायदा एक इंटेलेक्ट है, जेलसी मैंने जेलस है। नहीं, हम इनसे जेलस हैं जी, चूंकि ये रणवीर कपूर लगते हैं। अच्छा यार, इसलिए हम इनसे प्लीज jealous यार जरा ब्रेक लगाओ प्लीज। अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, आप लोग बार बार डिस्टर्ब कर। तो गाइस देखें, हमारे जो क्योंकि वैसे तेरे को कोई टग्गा ते जेलस हो सकता है यार, हद हो गई यार, प्लीज मुझे या कोई ड्रम जेलस हो सकता है, ऐसी बात नहीं जेलस हो। यार प्लीज, मुझे बहुत सीरियस गुफ्तगू करनी है। तो गाइस देखें, पूरी दुनिया में लोग मुझसे पूछते हैं, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो आपको देखते हैं वो पूछते हैं, और पूरी दुनिया से आते हैं सवाल। कहते हैं कि जी आप गोगा जी का खाने का इतना जिक्र करते हैं, तो क्या वाकई गोगा जी इतना खाना खाते हैं? मैंने कहा जी मैं पूछ के देख लूंगा ऑन कैमरा, पूरी संजीदगी के। आज आप बताएं, पूरे बिल्कुल ये दिल की बात है। दिल की बात है कि आप एक दिन में कितनी रोटियां खाते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। आप मेरे खाने पे इतराज कर रहे हैं, मैंने कभी आपकी चाय पे इतराज किया? नहीं, अजीज थोड़ी सी
ਸਕਦੇ ओए एंकर नु कहता अरे मेरी चाय पे साइड पे रहने दो ना। हालां ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ अच्छा यार एक मिनट मैं बताता हूँ मैं कितनी चाय पीता हूँ। तुम पहले बताओ कि तुम दिन में रोटियां कितनी खाते हो? आप सब सोचते होंगे कि मैं 50-60 रोटियां खाता हूँ, बिल्कुल, लेकिन आप सही सोचते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मॉर्निंग में 3-4 पराठे खाता हूँ। अच्छा मॉर्निंग में मॉर्निंग मॉर्निंग में ते सवेरे उसी को मॉर्निंग कहते हैं। ईमान से जी जी, वाह 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 लो जी जे मॉर्निंग ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 4 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਤੇ यार एक मिनट प्लीज यार बताओ यार। अच्छा मॉर्निंग में आप 4 पराठे खाते हैं, ठीक है, और इवनिंग में मैं इवनिंग हो जाती है। अच्छा किधर गया? लंच बीच में से कहां चला गया आपको मेरी इंग्लिश नहीं पच रही, मैं आपको पच रही। देखिए इंग्लिश के साथ देखे पच उसने रही। पचाया क्या लफ्ज है, इंग्लिश पच रही। चलिए ठीक है। आप देखें दोपहर के वक्त में कोई तकरीबन 6-7 रोटियां मुश्किल, बहुत ज्यादा एफर्ट करूं तो 6-7 रोटियां खाता नहीं तो हूं। बहुत कौन ज्यादा पागल effort। कहता है कि एफर्ट करो? और रात को डिनर के टाइम मैं तकरीबन कोई मुश्किल 8 या 9 रोटियां एक खाता हूं। मिनट ठहर जाओ। इतनी मेरी डाइट है। आप राइट है बिल्कुल। तुमने शुरू में कहा कि आप लोग समझते हैं कि मैं पता नहीं 50 रोटी, और यार ये तो 60 बन गई है। तो हम क्या गलत समझते हैं फिर? अभी दरबारी खाना नहीं डाला जो लंगर है ये घर वाला अल्लाह का वास्ता यार तुम सीरियसली इतना खाते हो? नहीं, आप कभी दावत करके देखे तो? लो वाह 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 आप ऐसे ही डरे हुए हैं, हौसला करें, कमेटी डाल लें आप बोली वाली कोई। ऐसे गिल्ली और वो के साथ- निकले तो उसकी दावत कर ले या इस दफा कुर्बानी के खुदा ना खास्ता छतरे बकरे ना लें उसकी दावत कर लें यार यकीन करो मैंने इसलिए इसको छेड़ा था कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये बात शेयर कर सकूं कि खुदा के लिए रोटियों की तादाद अपने खाने में से कम कर दें। रोटियों की तादाद कम कर दें। उसने स्टार्ट ही ऐसा मुझे दिया। मैं कह जब उसने कहा ना कि आप समझते हैं कि मैं 50 खाता हूं, तो मैं कहूँगा मैं समझा ये कहेगा कि जी मैं नाश्ते में 1 पराठा लेता हूँ, दोपहर को 1 आध रोटी लेता हूँ, लेता हूँ क्या? मैं तंदूर से लेता हूँ। आपकी बुझाई खाता क्यों? हूँ लेता नहीं खाता हूँ गड़ास 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 बल्कि खुद नहीं खाता मुंह खोल के बैठ जाता हूँ बच्चे फेंकते हैं गड़ास 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 रोटी ना सीढ़ी की तरह खाओ। जाती है मुंह में। और अच्छा, भाई ये पता मसला क्या है? मैं क्यों इस बात पे इतना फिक्रमंद हूं कि ये मैंने इस पे बात करनी थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोटी या आटा खाया जाता है ना, वो वतन अजीज में खाया जाता है, और इतने ज्यादा फर्क के साथ खाया जाता है। लामाला ज़हन में आता है कि जी हिंदुस्तान में भी बहुत रोटी खाई जाती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पे तो जाहिर है कि गोश्तखोरी कम है, तो अल्टीमेटली ज़हन में आता है कि रोटी बहुत खाई जाती होगी। हमारे यहाँ औसतन एक बंदा जो है वो 126 किलो आटा या रोटी खा जाता है। 126 किलो आटा का मतलब है बीच में कभी एक बार डबल रोटी, कोई 1 या 1.5% जो है या 2% जो है वो मैदा या मुख्तलिफ चीजें होंगी, लेकिन 126 किलो साल का एक बंदा जो है वो आटा खा जाता है या रोटी खा जाता है, जबकि हिंदुस्तान में एक बंदा जो है वो सिर्फ 60 किलो आटा खाता है। यानी आधे, हाँ, हाफ से भी ज्यादा हम खाते हैं। एक और आपको रोटी के बारे में दिलचस्प बात बता दूं कि ये जो अय्याशी है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान और 1-2 और मुल्कों में मुमकिन है कि आप रोटी घर में बनाते हैं, वरना किसी मुल्क में भी रोटी घर में नहीं बनाई जाती। आपको तंदूर पे जाना पड़ता है या बाजार से खरीदनी पड़ती है। अच्छा, ये जो रोटी का इतना ज्यादा इस्तेमाल है ना, मैं ये नहीं कहता कि रोटी माइनस कर देनी चाहिए अपने खाने से। जाहिर है कि सुबह के वक्त जो है अगर आप एक हल्का फुल्का पराठा खा लेते हैं, हल्का फुल्का सामने पराठा, भी देख के गल कर सकते बाबूजी, इधर ही देखी जाते मेरे। यार सामने क्या देखूं सामने मैं तब देख के बात करूं अगर मैं गोश्त की बात कर रहा हूं। या सामने तब बात करें अगर वो एशिया के हीरोज की बात अच्छा, हमारे साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि हम जो रोटी के साथ सालन खाते हैं ना, वो तकरीबन बतौर चटनी इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप एवरेज निकाल लें ना पंजाब में ख़ास तौर पे, तो हम 80% रोटी खाते हैं
और 20 से 25% जो होगा वो हम सालन लगाते हैं साथ, ठीक है। हालांकि होना इसके उलट चाहिए। अच्छा, उलट इसी तरह होना चाहिए कि हमें सालन का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, उसमें यानी कुव्वत है, उसमें एनर्जी है, ठीक है। और इसमें आटा जिस तरह हम रोटी अंदर उंडेलते हैं ना, वो बीमारियों का गढ़ है। इतनी खौफनाक बीमारियां, ये मैं कसरत की बात कर रहा हूँ, रोटी कसरत से खाने से, यानी अगर आप इतदाल में रह के खाएं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जिस तादाद में, जिस मिकदार में ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ और जिस ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਗੇ ਕੋ ਖਤਰਾ ਯਾਨੀ बस ਜ਼ਿਆਦਾ बेटा ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਦਾ 13 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲਏ। यार देखो ना, ये जो मैं सालन और रोटी की रेशो बता रहा हूँ, जी। इससे बड़ा अलविया क्या होगा कि हम सूप को बतौर एपिटाइजर यूज करते हैं, हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन अक्सर मुल्कों में सूप या इस तरह की कोई भी चीज जो ग्रेवी टाइप होती है, जी, जी। वो खाने के लिए इस्तेमाल होती है, और वो सारा उनका जोर जो होता है वो सालन पे होता है। हमारा सारा जोर जो है वो रोटी पे होता है। 3-3, 4-4, 5-5 रोटियां चढ़ा जाते हैं, और फिर खुमारे गंदुम फिर सारा दिन पड़े रहते हैं। ऊपर से कई होटल वालों ने असूल रखा होता है कि सालन के पैसे रोटियां फ्री। रोटियां फ्री, लेकिन आप उतार दिए, आप कोई पागल नहीं ये दावा कर मतलब सकता। पुराने जमाने च रोटी सिर्फ सालन रखने वास्ते इस्तेमाल होया। यार ਇਹਦੇ ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ सालन डाल दे। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रहे हैं कि ये शुगल मुगल में बातें हो रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बड़ा ही गुस्सा करते हैं। असल में डर उसको ये है कि उसके ससुराल ने इसे कहा हुआ है कि अगर तुमने वजन कम ना किया तो इस बड़ी ईद पे हमने तुम्ही में साते से डाल लेना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आप ले आए गिल्ली लकड़, फिर आप कहें कि जी इसमें दीमक लग गई है। हम तो वो काम करते हैं जो लाइफ टाइम हमारी गारंटी। खुश्क लकड़ी भी गीली लकड़ी, और तुम्हारी गीली लकड़ी भी खुश्क लकड़ी। कारीगर की आंख होती है बाबू। अरे ने माशाल्लाह पूरी अख जिड्डा ते तेरा मुंह है। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में खड़ा है एक भड़ई या तरखान। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। सीधा सीधा लकड़ का काम करते हैं जी। तरखान ये बढ़ाई बढ़ुई के है, ये हमें नहीं जी पता। तरखान को उर्दू में भड़ई कहते हैं। हला हला हला। और ना ही आप लोग सीधा सीधा काम करते हैं। जी। जितना टेढ़ा मेढ़ा आपका काम है ना, आपको नहीं ये कहना चाहिए कि हम सीधा सीधा काम करते। लकड़ी खरीदने से शुरू हो जाते हैं, चूंकि जिंदगी पूरी में 2-3 दफा बस पाला पड़ता है इनके साथ, वो एक आध दफा ही काम कराना होता है। इसलिए आम आदमी को बेचारे को क्या पता है लकड़ केड़े भाव विक दिए या कहाँ से मिलती है या क्या खुद कौन लेके सी जाते अच्छी हैं, है। आपको कहते हैं जी आप अपनी मर्जी से लकड़ी खरीद लें, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ से खरीदते हैं लकड़ी जाके, उनके साथ इनका कमीशन फिक्स होता है, तय होता है। उसको बस ये आंख के इशारे से सब कुछ समझा देते हैं कि ये तुमने रेट लगाना है और ये वारदात करनी है। फिर बाद में आपस में ये मुकमुका कर शाम को जाके उनसे पैसे भी ले लेते हैं और खाना भी खाते हैं। आपको तो ज्यादा गुस्सा मेरा ख्याल है खाने का ही है। सर, अगर मालिक कह दे घर का कि लकड़ी और सामान मैं खुद लेकर आऊंगा, पलाइयां मैं खुद लेकर आऊंगा, तो उसमें जो 100 नुक्स निकालेंगे। ओ भाई जी, नुक्स निकाले क्यों ना। आप ले आए गिल्ली लकड़, फिर आप कहें कि जी इसमें दीमक लग गई है। हम तो वो काम करते हैं जो लाइफ टाइम हमारी गारंटी। खुश्क लकड़ी भी गीली लकड़ी, और तुम्हारी गीली लकड़ी भी खुश्क लकड़ी। कारीगर की आंख होती है बाबू। अरे ने माशाल्लाह पूरी अख जिड्डा ते तेरा मुंह है। तेरी अख ज्यादा देखती है, बंदे को नहीं पता चलता। बाबू जी, अब तो लकड़ी कहीं कहीं देखने को मिलती है। तुम्हें इसलिए भी काम मिलती है कि तुम खा जाते हो। अल्लाह आपकी खैर करे। बिल्कुल सही गल है। मैंने इस भाई के घर लकड़ी के पावों का काम किया। रोज 2 पावे ला के पका लेता है कि जी ये भी पावे ही है। और बड़ी अलमारी को भी छोटे पाए लगवा लेता है, कहता है मैं खाना ही छोटे है। और फिर पावे को पकड़ के मेख निकालता है, नहीं निकलती, कहता है जमाना ही बड़ा 2 नंबर हो गया। और बाबू जी, गल लकड़ी दी हो रही है, तुसी केड़े पासे अच्छा नहीं, आप लकड़ी की बात कर रहे हैं। ਹੁਣ ਲੱਕੜੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ, असल में लकड़ी के नाम पर इतनी चीजें आ गई हैं जी कि वो पता चलाना बहुत मुश्किल हो गया, और उससे बड़ा फायदा उठाते हैं लोग। नहीं बाबू जी, फायदा नहीं। दुनिया जा रही है साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। अब वो जंगल बढ़ने नहीं देते, तो जो मार्केट में ऐसी रलती मिलती चीजें हैं वो ला के तो गाह को मुतमिन कर देते हैं। यार ये जब लेने जाते हैं ना लकड़ी, अगर मालक साथ भी हो ना, ऐसे सारे नहीं, ऐसे नेक लोग भी बीच में हैं, ऐसे बंदा कहे कि सारे ही चोर चक्के हैं, हाँ।
ये अक्सर जो है ना जी, ये लेके जाते हैं साथ मालक को भी। जी अब लकड़ी मिलती है फुटों के हिसाब से, बिल्कुल 2 फुट दे दें, 3 फुट दे दें, 10 फुट दे दें। अच्छा अब उसको फुट उसका कैसे नापना है, ये मालक बेचारे को नहीं पता होता जो साथ जाता है। हाँ वो जी। दुकानदार के साथ चूंकि ये खुद फुट होते हैं, हाँ। इसलिए फिर वो 10 फुट में से 2-3 फुट उतरे थले कर लेते हैं। असल में लकड़ी स्क्वायर फुट के हिसाब से नहीं मिलती, क्यूबिक फीट के हिसाब से मिलती है। उसकी कैलकुलेशन जो है बड़ी टेक्निकल हो जाती है, उसका ही लोग फायदा उठाते हैं। अब फायदा फिर इसी तरह ही उठाते हैं ना कि दुकानदार के साथ इनका टांका फुट होता है, वो फुटों को आगे पीछे कर लेते हैं। बस फिर फटाफट वहां से निकल लेते हैं। हाँ जी। बाबूजी लकड़ी लगा भी दें तो ये पता ही नहीं लगने देते ये कौन सी लकड़ी है। टाली की है, सफेदे की है, दिनार की है। यार तुम्हें क्यों नहीं पता चलता? हांडी दा ते ढक्कन चुके हो बगैर दस दिन, गोभी पक्की है या घिया पक्का है या बैंगन पक्का है, लकड़ दा नहीं तेनू पता लगता। घर के बाहर से गुजरता हुआ बता देता है, लो जी ऐस घर से कद्दू चाड़े। सर लकड़ी और प्लाई को तो आप छोड़ दें, उसके साथ जो मुंसलिक चीजें हैं जैसे कीले हो गई या दूसरी और चीजें हैं, उसमें बड़ा फ्रॉड करते हैं ये लोग। और नहीं पा बड़े, अब ये कौन सा जमाना है जालसाजी करने का? जब से ये नेट वाला मोबाइल आया है, हमसे बहुत सियाना मालक मकान होता है, वो मिनट मार के वो हर चीज काट लेता है, रेट क्या है तो चीजें क्या है, हम कहाँ से फ्रॉड कर सकते हैं भाई मेरे। अच्छा सर, एक खराबी ये भी करते हैं कि एक वक्त में बहुत सारे काम पकड़ लेते हैं और फिर प्रॉपर टाइम भी नहीं देते हैं किसी एक काम को। और नहीं मैडम जी, ये लकड़ी का काम है, पहले एक दीवार को करके जब वो फिर दूसरी करनी पड़ती है, फटाफट करके बहू जी फिर वो कानों पड़ जाती है। नहीं, एक घर की वो बात नहीं कर रही आप। एक घर का काम पकड़ के वो जब शुरू हो जाता है, साथ दूसरा भी पकड़ लेते हैं। आपके पास इतने कारीगर होते नहीं हैं, काम आप ज्यादा पकड़ लेते हैं, फिर एक काम छड़ के दूसरी की तरफ चले जाते हैं, दूसरा छड़ के तीसरे की तरफ चले जाते हैं। वो पहले बेचारे आपके पीछे पीछे मिन्नतें करते रहते हैं। ये कह रही हैं वो कमिटमेंट जो होती है ना, जिसको वादा कहते हैं। हाँ जी। वादा खिलाफी बाकायदा गुनाह है जी, ये आपको कहना चाह रहे हैं। वो भाई जी उन अगर मालक ही ये मोटू भाई जैसा हो जो मटीरियल ही ना ला के दे, तो रात तक बह के वेले बैठे रहे, फिर दूसरे ठेके का काम तो करना है ना ये जी। बेटे पहले एक का खत्म करो ना, तो फिर दूसरे की तरफ जाओ। बड़ा तुम्हारा मंजी में ठोकने वाली चूल जैसा मुंह है। अच्छा, अगर आप इनसे विद मटेरियल ठेका करें जी। या आप कहीं से बने बनाए दरवाजे दरवाजे ले आए, तो उसमें तो इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं। यानी पलाइयां बाहर तो लग गई ना जी, अंदर क्या पता है फिलिंग किस चीज की हुई है, अंदर क्या भरा है इन्होंने। बेड़ा गर्क अंदर से करके ऊपर पलाइयां चाड़ के पकड़ा देते हैं। वो दरवाजे ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने के बाद अपना रंग दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं है, चूंकि पैसे तो आप दे बैठे हो। अजीजी भाईजान, मैं घर दा दरवाजा खोलिया तो वो दरवाजा ही मेरे उत्ते डिग पिया। वो मिलन आया होना ना भाईजान। मैं क्या महीना नहीं होया काम कराए नू, ये की बन गई है। बस दरवाजे दी खुशी। और भाई फूले ना जी, समाई। किसी का नुकसान मेरे सर पे तो ना डालें, वो जिसने किया उसको पूछें। मेरे काम की रिपोर्ट आप मुझसे पूछें। अच्छा, मैंने आज तक नहीं देखा कि आपने बचा हुआ सामान जो है, जो एसेसरीज होती हैं, वो आपने कभी मालिक मकान को वापस की हो ईमानदारी के साथ। सारी की सारी आप तरीके से बड़ी वारदात करके आप अपने साथ ले जाते हैं। बाबू जी वो लकड़ है, कोई सुई तो नहीं ना जो हम लकड़ी की बात नहीं कर रहा, जो एसेसरीज होती हैं वो आप लेके जाते हो साथ। अच्छा, फिर जब ये सूखी लकड़ी जब लकड़ खरीदने जाएं तो कहें जी इस दुकान से सूखी मिलेगी, वो गिल्ली है, ये है वो। सूखी का रौला डाल डाल के जब सूखी लकड़ मालक मकान को ले देते हैं, जी। दरवाजे कुछ देर के बाद टेढ़े होने शुरू हो हाँ जी, बिल्कुल। उसकी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। पहले ये बताते हैं जी कि इस लकड़ को कीड़ा नहीं लग सकता कभी भी। फिर जब 2-3-4 साल बाद कीड़ा लग जाता है, फिर कहते हैं भाई जी ए कीड़ा मेरा वाकफ नहीं सी। नहीं, फिर ये बहाना लगाते हैं कि सर जी कीड़े भी तो नवे नवे आ गए ना, होना सी की करिए। हाँ जी, हाँ जी। और इसको सिर्फ ये एडवांटेज है कि ये जब मालिक मकान को बताता है ना जी सूखी लकड़ी होनी चाहिए, तो पूछता है कितने की सूखी, कहता बस मैनू देख लो जी। पाजी आप मुझसे एक दफा काम करवाएं, सावन भाद्रों में भी आपके हमने बुए आपको नहीं काम खुलेंगे। के लिए नहीं, जुगतों के लिए बुलाया। और सर जी जे लकड़ी ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਣਾ ਮੇਰਾ गुड्डू कहाँ जा रहा है, किधर से आया है? मां सदके जाए, सारी फैमिली इसी लकड़ी में रहती है।
और फिर जो सबसे अहम बात है ना जी इस वक्त खास तौर पे लाहौर शहर में और कराची में जी। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे जो कारीगर है ना जी वो कसाईयों वाला साहब हो गया हुआ है कि 4 दिन ऐਵੇਂ कसाईयों वाला काम करके तो वो ईद वाले दिन निकल पड़ते हैं लोगों के बकरे खराब करने। इसी तरह इन तरखानों के पास चूंकि कारीगर इतने होते नहीं जो अच्छे हैं अच्छे, हाँ जी। ये पहले 1-2 दिन अच्छे कारीगर लगाते हैं उसके बाद ये इतने बुरे शागिर्द जिनको बेचारों को पता ही नहीं होता बिल्कुल सही। उनके जिम्मे वो काम लगा देते हैं कि वो आधा काम आपका खराब कर देते हैं हाँ। आधा फिर खुद आके उस्ताद जी ने ठीक करना होता है। फिर उस्ताद जी जब आधा काम खराब हुआ ठीक करते हैं तो आपका खर्चा डबल हो जाता है। जी सही। मतलब कोई ऐसी जिम्मेदारी और ईमानदारी का एहसास ही नहीं रह गया हुआ। बखुदा ये चंद काम तो ऐसे हैं जिनमें इतनी लूट मार है कि डर लगता है कि यार इन लोगों को मौत नहीं याद, इन लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता, ये क्यों इस तरह की बेईमानियां करते हैं। ओ भाई जी मैं तरखान हाँ, आप मेरा जिक्र ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं सुल्ताना डाकू हूँ। नहीं, लेकिन तुम्हारे शोबे से मुंसलिक तमाम लोगों का जिक्र नहीं कर रहे। जैसा उन्होंने पहले कहा है कि अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इस शोबे में अच्छे लोग इतने कम है कि वो देख के फरिश्ते लगने लग जाते हैं कि वो इस बेईमानी के दौर में भी, इस लूट मार के बाजार में भी बैठ के कोई असूलों के साथ कोई काम कर रहे हैं। हाँ जी। और बहुत चंद है वो, बहुत चंद है। ज्यादातर गलबात ये ऐसी गलबात करके तो आपसे पैसे ले जाएंगे कि आपका काम जो है ना जी वो हो जाएगा। ताज़ीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बच्चों को ना जी गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए। मुस्तकबिल का सवाल होता है, जिंदगी पूरी बच्चे ने गुजारनी होती है बिल्कुल। और आपने भी बड़ी मेहनत से उसकी फीस देनी। अच्छा यार कुछ देर एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू कर लें। चूंकि आपको मालूम है कि एक पढ़ा लिखा शो भी है ये, इसलिए पढ़ा लिखा शो भी है तो क्या मुराद है? मतलब जुगत पानी तो चलो होता ही है। जुगत पानी कौन करता है यार शो में? हम पूरी संजीदगी के साथ शो करते हैं। कोई भी नहीं, अल्लाह के फजल से हमारे एंकर कोई कॉमेडी चढ़ी हुई है। हम लोग तो सारे दानिश्वर हैं। ऐस दानिश्वर जी, हमें तो कोई जरूरत नहीं है अपनी बोंगियां मारने की। वो यार पढ़े लिखे। यस जी मैं सॉरी मैं बात मैं कर रहा था कि ये जुगत पानी ज्यादा मशहूर है या दाना पानी या हुक्का पानी? देखो हुक्का पानी और दाना पानी जो है ना ये तो आता ही उस वक्त है जब जुगत पानी हो। अच्छा। वाह वाह। तो वो भी जरूरी है। अच्छा वो जरूरी। बाकी दोनों पानी तो राली जाते हैं, अल्लाह दे ही देता है। जुगत पानी हो तो हुक्का पानी चलता है। हाँ जी और दाना पानी चलता है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि आजकल इंटरमीडिएट के अपने इम्तहानात के बाद, रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिलों की लिस्टें लग रही हैं और धड़ाधड़ कई जगहों पे तो क्लासें भी शुरू हो गई हैं। अच्छा जी। उसमें भाजनैद मैं जो चूंकि मैं उस एज का लड़का हूँ जिस एज में ये दाखले शाहले हो रहे होते हैं, तो मैंने ये देखा कि मेरे कई दोस्त बहन भाई जो है ना बेचारे जो दाखिल होते हैं यूनिवर्सिटी में, एक बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारे मुल्क के अंदर। चूंकि कंसल्टेंसी कोई नहीं है, को बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है अपने स्टूडेंट्स को। जब वो अपने सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो उनको कोई अच्छी गाइडेंस नहीं देता, नहीं मिलती। हाँ जी। कि आप किस फील्ड में जाएं। सही। और जो बेचारे खास तौर पे माड़े घर हैं या कह लें कि जहाँ पे ज्यादा अय्यी लोग पाए जाते हैं, जिनका एजुकेशन से अपना इट किताब का वैर होता है, वो बेचारे जो है ना जी वो तो बिल्कुल ही उनको मातड़ सातड़ जो है मेरे वर्गे वो बता ही नहीं पाते ना बच्चों को कि आप कौन सी फील्ड अपनाएं या कौन से आप सब्जेक्ट चूज करें, किन मज़ामीन में आजकल आगे डिमांड है या आपको बेहतर रहे। यार असल में आज से कोई 10-20 साल पहले वही 2-4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ये बड़ी साइंस छोटी साइंस पहले हुआ करती थी, फिर उन्होंने कहा जी एफएससी करनी है, एफए करना है, आर्ट्स रखना है, साइंस भी, 2-4 मतलब आगे से। लेकिन अब स्पेशलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि उन सब्जेक्ट्स के नाम जो है माँ बाप को नहीं आते।
तो उन्होंने गाइड क्या कर रहे हैं? बल्कि स्टूडेंट्स को कईयों को भी होता है हो है भी है। अब कहना मैं ये हाँ है काट देना एजुकेशन की बात हो रही है। वैसे अच्छा लगा था, ओ हाय अच्छा लगा। अच्छा जी, मैं फुफो तो नहीं लगी हो मुझे तो पढ़ती ही नहीं। नहीं अच्छा, बात हो रही थी सब्जेक्ट चूज करने अगर वैसे की। हाँ तुम जी। पुप्पी होती ना तो पुप्पा ने दूसरे साल जहर खा के मर जाना था, यकीन करो। मैं तेरी फुफी होंगी, मैं तेनू बहुत कुटना सी। सीधा कर तुम दो। जितना चौड़ हुए हो ना। सर एजुकेशन एजुकेशन बात में हो रही थी यार, देखो यार ये मुझे अमान से बिल्कुल ही फिर मुझे पढ़े शुरू कर देता है। अनपढ़िया। अच्छा जीजी, तो ये जीजी दुनिया में सारी जगह पाए जाते हैं? अय्यी और गोंगलू। आपने तो सुना होगा ना, आलू हर जगह पाए जाते हैं, अय्यी और गोंगलू भी हर जगह पाए जाते हैं। वाह वाह वाह। कहना मैं ये चाह रहा था कि ये जो अपना सब्जेक्ट या लाइन चूज करना, या अपने मुस्तकबिल का तयन करना जो है ना, जी। ये बड़ी अहम चीज है। अब खुदा के वास्ते जो अनपढ़ मेरे जैसे अय्यी लोग पेरेंट्स हैं, वो इतना तो आप समझ लेना कि भाई बच्चे को कोई गाइडेंस ले दे कहीं से, या किसी अच्छे पढ़े लिखे बंदे के साथ इसको मिलाएं, ना कि फुफ्फी खालू चाचा मामा ताया ये सारे मशवरे देने की बजाय इनको कहें भाई जी आजकल ना साडे घर आना, साडे घर आजकल डेंगी फैले लेकिन प्रॉब्लम ये है, बाद इन्होंने कहो जी साडे घर आओ ही ना। प्रॉब्लम ये है कि वही पुप्पा खालू मासी ताया वो सारे अपने आप को सबसे बड़ा स्टूडेंट कंसल्टेंट समझते हैं। वो कहते हैं हमसे ज्यादा कौन जानता है। नहीं, जेड़ा भी आता नवा मशवरा दे देना बच्चा उदल बुदल हो जाता है। आप तो उदल बुदल गोगे समझते ही हो। जी जी, मैं जेड़ा 22 रोटियां खान दे बाद बंदा होता है ना, वो बंदा फिर बहुत सारे मशवरे सुन के भी हो जाता है उदल बुदल। एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन। तो मेरा मतलब है कि बच्चों को ना जी गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए। मुस्तकबिल का सवाल होता है, जिंदगी पूरी हाँ। बच्चे ने गुजारनी होती है, बिल्कुल। और आपने भी बड़ी मेहनत से उसकी फीस देनी है, बड़ी मुश्किल से उसकी फीस देनी है, पैसा लगा के उसको पढ़ाना है जी। हाँ। और खास तौर पे जो बच्चे बेचारे, मैं समझता हूँ कि नहीं इतने तेज होते ना जी एजुकेशन में, जी जी। उनको कह देना कि तुम साइंस ही रखो या तुम डॉक्टर ही बनो या इंजीनियर ही बनो, ये बहुत बड़ा जुल्म जी बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर जब आप सादे मजमून चूज करते हैं, यानी जनरल साइंस या कोई माड़े माड़े मजमून रख लेते हैं, जी जी। तो उस पे भी आप देखें कि ये पढ़ के बच्चा जब जाएगा नौकरी लेने के लिए, खास तौर पे इस तबके के लोग जो होते हैं, इस लेवल के लोग, वो बेचारे नौकरियां ही ढूंढते हैं ना जी। हाँ जी। तो नौकरी इस सब जनरल साइंस या सादे मजामीन वाली नौकरी पूरे दफ्तर के अंदर एक कदी निकलती है, उसके पीछे बंदे जो कैंडिडेट हैं वो हजारों होते बहुत हैं, होते हैं, हाँ जी। और सैकड़ों के पास सिफारिशें होती हैं। हाँ। आपकी बारी तो आनी ही नहीं, आप किस लिए उस लाइन में लग रहे हैं जेड़ी आधे जी देग मुक जानी। आप उस लाइन में ही ना लगे गोगा जी। बिल्कुल जी, बेशक। या फिर आप अपना कोई जो लंगर बांटने वाला है उससे साफ सलाम बनाए। राइट। अब मेरा मतलब है कि कोई सिफारिश भी ढूंढे, अगर नहीं तो फिर उस लाइन में ना लगे। कहना मैं ये चाहता हूं कि इससे बहुत बेहतर है कि आप कोई टेक्निकल हैंड, कोई ऐसा काम सीख लें, कोई टेक्निकल हैंड बन जाए, कोई ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट निकले हुए हैं वहां से कोई आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लें, आप किसी सेंट्रीफिटर का कोर्स। और दूसरा ये है कि तालीम का असूल तो बहरहाल जरूरी है, तो तालीम भी इस मकसद के लिए हम हासिल क्यों नहीं करते कि मैंने अपना काम करना है। ठीक है, ये क्यों है कि मैंने नौकरी ही करनी है, मैंने अपना काम करना है। जिसके पास पैसे भी नहीं है ना, वो अगर इलेक्ट्रिशियन का या वेल्डर का या सेंट्रीफिटर का कोर्स कोई कर भी, हाँ, लेता कोर्स है, कर ले। तो 2-3 हजार के पौधे लेके वो अपनी 1000-2000 की रोज दिहाड़ी लगा सकता है। मेरा मतलब है कि जनरल साइंस में है कोई BA करके तो नौकरी की लाइन में लगने की बजाय कोई टेक्निकल काम सीख ले, हाँ जी। ताकि आपकी अल्लाह के फजल से 50-60 हजार रुपए की दिहाड़ी महीने की लग जाए। हाँ, बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का अस्बहाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि ज़िंदगी में कभी सीखना ना छोड़िए, क्योंकि ज़िंदगी कभी सिखाना नहीं छोड़ती। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।